नमस्कार मूल निवासी भाई, मैं आपके सामने मनुवादी व्यवस्था और मानवतावादी ब्रिटिश सरकार के बारे में कुछ विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। मानवतावादी ब्रिटिश सरकार और मनुवादी विचारधारा के लोग में क्या अंतर था और किस तरह हमें शोषण किया है, हमारे पूर्वजों के शोषण करते आ रहा है, किन विचारों से अभी तक शोषण करते आ रहा है और हमारे पूर्वजों को किस तरह सताया है, किस तरह दबाया है, किस तरह कुचला है। इन तमाम चीजों की जानकारी हम अपने विषय के माध्यम से देने जा रहा हूं और मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि शोषण आज से नहीं है। जब से मनुवादी व्यवस्था हमारे सृष्टि में आया तब से ही शोषण की शुरुआत हो गई थी और शोषण तो हर दिलो दिमाग में बसा हुआ है। मनुवादी व्यवस्था जो है वो हर दिलो दिमाग पर छाए हुए है, हर कम में मनुवादी व्यवस्था है। उन मनुवादी व्यवस्था आखिर है क्या? मनुवादी व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें एक मानव दूसरे मानव को हीन दृष्टि से देखता है, निम्न दृष्टि से देखता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम, भातृत्व और मानवतावादी का सिद्धांत थोड़ा भी दिखाई नहीं देता है। तो जिसमें बंधुत्व की भावना नहीं हो, जिसमें एक मानवता का धर्म नहीं हो, तो वैसे कानून, वैसे व्यवस्था को हम मनुवादी व्यवस्था कहते हैं। जिसमें बंधुत्व की भावना कूट कूट करके भरा हुआ हो, भाईचारे की भावना बना हुआ हो, वैसा धर्म जो हम देखते हैं वह है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हर मानव एक मानव का दर्द को समझता है, वो मानवता को समझता है, अपनी आत्मा की तरह दूसरे आत्मा को मान सम्मान की नजरिया से देखता है। वैसा धर्म मात्र है तो वह है बौद्ध धर्म। और मैं और आगे बताने जा रहा हूं कि मानवतावादी ब्रिटिश बनाम मनुवाद, मानवतावादी ब्रिटिश बनाम मनुवाद। आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम मनुवाद। और हम बताने जा रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार करने का माध्यम वाली कंपनी थी। ये जो कंपनी है वो यूरोपीय कंट्री में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? यूरोपीय कंट्री में बनाया गया था। और इसको बनाने वाला जो था वो था जॉन वाट्स एक यूरोपीय कंट्री का था, इंग्लैंड का था। उसको दिमाग में आया कि हम कैसे व्यापार को एक देश से दूसरे देश तक ले जाए। तो व्यापार को एक देश से दूसरे देश तक ले जाए और काफी से काफी मुनाफा अर्जित करे,
तो उसके लिए छोटा सा पूंजी की जरूरत नहीं होती है, छोटे मोटे पूंजी की जरूरत है। बहुत स्टॉकिस्ट उसमें शामिल होते हैं, बहुत से स्टॉकिस्ट जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं। कई स्टॉकिस्ट मिल करके एक एक्सचेंज का निर्माण करता है, स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण करता है। बहुत बड़ा कैपिटल अमाउंट की जरूरत होती है कंपनी चलाने के लिए। कैपिटल अमाउंट की जरूरत होती है, समझ गए ना, होती है। तो उसके लिए एक संयुक्त संगठन की जरूरत पड़ती है। तो उसने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर रहा था तो उसमें 24 मेंबर को सिलेक्ट किया, 24 मेंबर को सिलेक्ट कर गया था। 24 मेंबर मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसका कंपोस्ट किया गया था। इसको कंपोस्ट किया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और 1 जून 1874 को इसको समाप्त कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। इतना दिन तक ये राज सत्ता संभाला था। यह इसके माध्यम से अंग्रेज आए, यूरोपीय कंट्री के जितना भी आए सब इसी के माध्यम से आया था, व्यापार करने के माध्यम से। तो भारत में जब व्यापार करने आया, व्यापार करते करते इसको इतना वर्चस्व जमा लिया इंडिया में, ये भारत पर इतना वर्चस्व जमा लिया, इतना आधिपत्य जमा लिया कि यह जो चाहता वही करता था। तो ये इसका उद्देश्य था व्यापार करना, रेशम का व्यापार करना, चाय का, कॉफी का, मसाला का, इस तरह से इसका व्यापार करना था। और काफी मुनाफा करके और वो कंपनी को ऊपर ले जाना चाहता था। तो आगे देखिए हम क्या कहने जा रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो राज सत्ता संभाला, व्यापार किया, व्यापार करते 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 यहाँ शासन करना शुरू कर दिया, सब पर आधिपत्य जमा लिया। तोड़ फोड़ नीति, जो भी नीति चलना था वो अपना चला और पूरे इंडिया पर इसने धीरे धीरे अपना बलपूर्वक शासन करना शुरू कर दिया। शासन करने के पश्चात जब ये नीचे से गुजरना शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी नीचे से गुजरना शुरू किया, भारत को सर्वे किया, देखा, नीचे से नीचे तबके जाति का के नजदीक में पहुंचा तो बहुत खाई पाया, बहुत खाई देखा, ऊंच नीच, भेदभाव, स्पृश्या की भावना, द्वेष की भावना, इस तरह से विचारों को इसमें प्रवेश किया और भारतीय मूल निवासी के दुख को ये समझने की कोशिश किया। तो देखा तो यहाँ कई जातियों में बटा हुआ था, 576 जातियों में बटा हुआ था। हर जातियों को तोड़ तोड़ करके ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था रखे हुए था। अस्थि चर्म को हड्डी हड्डी तोड़ दिया था। उनके विचार एक भी नहीं चलता था, केवल मनुवादी व्यवस्था पर आधारित समाज था। सबको अपने अपने जातियों में कैटेगरी में बांट दिया था और 4 कैटेगरी में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था शिक्षा को दान करना, शिक्षा पर अधिकार था। और क्षत्रियों को काम था राजपाट को संभालना, राज सत्ता चलाना, बलपूर्वक ब्राह्मण के बातों को मानना, उनके मत के अनुसार चलना क्षत्रियों का काम था। और वैश्यों का काम था व्यापार करना, व्यापार करके पूंजी को रखना। और शूद्रों का काम था, क्या काम था? नीचे तबके का काम करना, पैखाना साफ करना, मवेशी चराना, खेती करना, सेवा करना, दासत्व को स्वीकार करना था उनको। जो दास का काम होता है, जो सेवा का काम होता है, वो सेवा करवाता था।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी देखा कि इसका दयनीय स्थिति तो बहुत खराब है और इसको कैसे हम उत्थान करवाए। मानवता तो हर कम में है ना, मानवता ह्यूमैनिटी जो है वो हर कम में है, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर का हो या ईस्ट कल्चर का हो, इससे बहस नहीं है। ह्यूमैनिटी सब में होती है, मानवता सब में होती है। तो इसमें इस प्रकार का करुणा भाव पैदा हुआ कि सबको दयनीय स्थिति जो देखा, चरमराया हुआ, न खाने का सही व्यवस्था है, न कपड़ा पहनने का, न रहन सहन, और रूढ़िवादी व्यवस्था से जकड़ा हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज, ईस्ट इंडिया एक कंपनी है, इसके माध्यम से अंग्रेज भारत पर शासन किया। तो अंग्रेज घूम घूम करके देखा, सोचा समझा, उनके हृदय के विवल रूप को परखा, करुणा को समझा, उनके दर्द को समझा, तब एक प्रकार के उसमें जज्बाती खून पैदा हुआ। इसमें अंग्रेज में, ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबरों में उस समय इसका इतना वर्चस्व था कि वो जो चाहता वो कर लेता था, जो चाहता वो कर लेता था। तब देखा कि अब हमको नीचे तबके के आदमी को कैसे हमको सुधारना है, तो हमारे संस्कृति को कुचलना शुरू कर दिया। जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा धर्म था, जो धर्म में बाह्य आडंबर छुपा हुआ था, कुरीतियां थी, उन कुरीतियों पर प्रहार करना शुरू कर दिया, दबाव पूर्वक कि नहीं, जब तक इसको हम दबाएंगे नहीं और अपने नियम कानून के द्वारा इनको हम उन्नति नहीं करा सकते हैं, तब तक हमारा भी कंपनी ऊपर की ओर नहीं जा सकता है। और मेरा धिक्कार है कि मैं इस देश पर शासन किया और किसी तरह का सभ्यता संस्कृति को जन्म नहीं दिया, इसको जीवन के अंतिम सुख छीन लिए, फिर भी सुख की प्राप्ति इसको होने वाला नहीं है। यहाँ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है इसको तोड़ करके रख दिया है, जिंदगी का सही अर्थ नहीं बता पाया है, पाशविकता को जिंदगी जीने के लिए इसको मजबूर कर रखा है और इसी को ये वास्तविक जिंदगी मान रहा है। तो उन्होंने हर जगह छोटे छोटी जातियां में जो थी, जो दलित जाति थी, जो अस्पृश्य जाति थी, जो हिंदू धर्म में निचले पायदान की जाति थी, उस जातियों में जा जा करके शिक्षा को जगाया, ज्ञान को जगाया, उसमें नई नई ज्ञान को देना शुरू कर दिया, भरना शुरू कर दिया और स्कूल खुलवाया। क्या खुलवाया? स्कूल खुलवा करके मिशनरी चलवाया, मिशनरी के माध्यम से ज्ञान को जगा करके नई ज्ञान से ओतपोत किया और रूढ़िवादी जो ज्ञान था, रूढ़िवादी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को कुचलने का काम किया और नई ज्ञान से उसको जागृत करने का काम किया। नई ज्ञान जो भी हमारे हिंदी भाषी था, हिंदी का कुछ शब्द था, हिंदी का जो शब्द था वो शब्द कुछ उर्दू का शब्द था, कुछ फारसी का शब्द था, क्योंकि हमारा देश मूल निवासी जो था वो सदियों से गुलामी से तंग था, वो हमेशा विदेशियों से लड़ते रहा, लड़ते वो हर कम शासन किया, यहाँ अपना अपना छवि को छोड़ गया, अपने संस्कृति को छोड़ गया। इसीलिए हमारा संस्कृति जो है सो वो मिश्रित संस्कृति है। उस मिश्रित संस्कृति को कुचलना शुरू किया और यूरोपीय कंट्री अपना एक संस्कृति को देना शुरू किया। उसके माध्यम से ज्ञान को नया उड़ान भर दिया, ज्ञान को नए उड़ान भर दिया, ज्ञान को एक तरह का पंख दे दिया और पंख के आधार पर आधुनिकता उसमें कूट कूट करके भर दिया। और जब देखा मनुवादी, ब्राह्मणवादी, कितना भटियारा है ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण का सिद्धांत, मनुवादी का सिद्धांत, कि अब तो अंग्रेज सबको ट्रेंड कर देगा,
तेज तरार कर देगा तो हमारा जो शासन है, हमारा कानून है, वो कानून को तो खत्म कर देगा। तो हमारे अगले पीढ़ी का जो भोग विलास की वस्तु है वो वस्तु को तो छीन लेगा, चरमरा जाएगा हमारा। तो उल्टा गंगा बहाना शुरू कर दिया, उल्टा पाठ भारतीय मूल निवासियों को समझाना शुरू कर दिया कि हमारा धर्म को गंदा कर रहा है, हमारे विचारों को गंदा कर रहा है, हमारे संस्कृति को कुचले जा रहा है, हम सबको शोषण करता है। इस तरह से तरह तरह के विचारों को वो अफवाह के रूप में फैला दिया और अंग्रेज को भगाने के लिए जितना भी तरीका था सारा तरीका लगा दिया और विद्रोह करवाना शुरू कर दिया ये ब्राह्मणवादियों। क्यों? क्योंकि हमारा जो विरासत से इतना 5000 वर्षों से जिस तरह हमने इसको समझाया है, बुझा करके रूढ़िवादी बनाया है, जानवर मानव से दानव के रूप में परिवर्तन किया है, एक पाशविकता को जिंदगी दिया है, ये सवर जाएगा तो हमारे भोग विलास के वस्तु पर ये प्रतिघात करना शुरू कर देगा, हड़पना शुरू कर देगा, अपना अधिकार को समझ जाएगा। तो उल्टी गंगा बहाना शुरू कर दिया और यहाँ से अंग्रेज को ऐलान किया कि हम भी विदेशी है, तुम भी विदेशी हो, हम भी विदेशी है और तुम भी विदेशी हो, हमसे तुम तालमेल करके रहना है तो रहो, और नहीं तो तुमको भारत को छोड़ करके 7 समुद्र पार जाना पड़ेगा। इस तरह का उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया। अंत में मनुवादी की जीत हुई, अंग्रेज यहाँ से भाग गया। अंग्रेज हमारे लिए क्या नहीं किया, एक पर एक रेगुलेशन एक्ट लागू करवा करके हमारे समाज को उठाने का अंत तक प्रयास किया। देखिए, कुछ मैं उदाहरणों के साथ आपके साथ पेश कर रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 में समानता पर आधारित रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था। इसी कानून के द्वारा 6 मई 1775 को बंगाल में सामंती ब्राह्मण था, उसका क्या नाम था, नंद कुमार देव। उस ब्राह्मण का नाम था नंद कुमार देव। वो बलात्कार का जुर्म किया था। वो ये बंगाल की बात है, ये नंद कुमार जो दार्जिलिंग साइड में किसी महिला को बलात्कार कर दिया था चाय के बगान में। वो अंग्रेज को मालूम हुआ, देखा नहीं गया अफसर को, तब उसने पहुंचाया, फरमान जारी कराया उस समय के गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के द्वारा वो कानून पास करवा करके। इससे पहले भी कितना घटना हो चुका था, 1773 से पहले भी कितना घटना हो चुका था, लेकिन कानून एक्ट को बनाया 1773 में 6 मई 1775 को नंद कुमार देव जो ब्राह्मण था उसको बलात्कार के जुर्म में फांसी की सजा सुनवा दिया, कानून बना करके कि नहीं ऐसे नहीं सुधरेगा। ये नीच जाति के दलित समाज की महिला को इस तरह दबोचता है, हवस का शिकार बनाता है और अपने भोग विलास के वस्तु के समान समझ करके और खा लेता है, अब फेंक देता है निचोड़ करके। इसको हम सिखलाएंगे। तो 6 मई 1775 को एक कानून बनाया 6 मई 1775 को फांसी की सजा दिया जाए, और कानून को पास करवाया था 1773 ईस्वी में, समझ गए ना, और उसको फांसी की सजा सुनवा दिया। बलात्कार तो उस वक्त बहुत पहले हो चुका था, बहुत पहले बलात्कार हुआ करता था, लेकिन किसी ब्राह्मण की यदि सजा सुनाया गया फर्स्ट बार तो वही देव कुमार को, वो नंद कुमार देव जो था उसी को प्रथम कानून पास करा करके 1773 में, और तब जाकर के फांसी सुनाया। उसी दिन से ब्राह्मण में आग के तरह लहकने लगा दिलो दिमाग में कि हमारे कम्युनिटी का
इस तरह के सजा दिया जा रहा है। पूरे ब्राह्मण में एकता की लहर दौड़ गया और सारा ब्राह्मण मिल करके अपना नियम कानून बनाना शुरू कर दिया और जहां तहां अपना मीटिंग करना शुरू कर दिया, एकता बनाना शुरू कर दिया कि अब कैसे इसको देश से खदेड़ा जाए। समझ गए ना। नंद कुमार देव के पहले बहुत से ब्राह्मण था जिसको फांसी की सजा नहीं मिला था और वो मन बढ़ता हुआ चला जाता था। प्रथम ब्राह्मण था जिसको फांसी की सजा दिया गया था। समझ गए ना। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। आज हम नहीं समझेंगे। आज इसका प्रारूप दूसरा हो गया है। आज इसका प्रारूप दूसरा हो गया है। कैसे शोषण करता है, कैसे हमारे माँ बहन को मान सम्मान घींचता है, अब उसका रूप बदल गया है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए।